everyone, once again welcome to our channel Indus Ranger and today we will discuss on the topic of preposition। अगर आपने इससे पहले की वीडियो मेरी नहीं देखी है तो उसको पहले ध्यान से देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे वर्ब के आगे preposition नहीं लगाते हैं। कुछ वर्ड्स मैंने लिखाए हैं जो वर्ब के थ्रू यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, और उन वर्ब के आगे कभी कोई preposition नहीं लगाते हैं। तो उस सेंटेंस में, उन वीडियो में मैंने स्टोरी से बना करके वो वर्ड्स और सेंटेंस के थ्रू आपको समझाया है। तो यहाँ पे उसमें आजकल बच्चे पूछते हैं कि मैम कैसे जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ब होती हैं, उसमें preposition लगाएं, कहाँ नहीं लगाएं। कहीं पे वो देखते हैं कि एक ही वर्ड रहता है और उसके आगे preposition लगा है, और वही सेम वर्ड रहता है उसके आगे कोई preposition नहीं लगता है। तो ये जो बच्चों खेल है ये सिर्फ आपका वर्ब और नाउन का खेल है। अगर आपको समझ आ गया सेंटेंस से कि वो वर्ब के थ्रू यूज़ हुआ है कि नाउन के थ्रू यूज़ हुआ है तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो पहली वीडियो में मैंने जो वर्ड्स बताए हैं वो वर्ब के थ्रू यूज़ हुए हैं। वर्ब की तरह अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो कभी कोई preposition नहीं लगाएंगे। उन्हीं वर्ड्स को अब आप इन सेंटेंसेस में पाएंगे और उसमें आप देखेंगे कि कब वो नाउन की तरह यूज़ होते हैं तो मैं preposition लगा रही हूँ, और कब वर्ब की तरह यूज़ होते हैं तो मैं नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। तो आपको समझना है उन वर्ड्स को कि सेंटेंस में वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से करिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसमें जो वर्ड्स आए हैं वो आपके वर्ब की तरह भी यूज़ हुए हैं और नाउन की तरह भी यूज़ हुए हैं। डन। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है वो देखिए क्या कह रहा है, देयर इज नो आंसर डैश माई क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस को समझिए, यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है, ठीक है, देयर इज नो आंसर। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है आंसर, ये आपका वर्ब नहीं है, ये आपका नाउन की तरह यूज हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपका पता है कि वर्ब के बाद तो नाउन आएगा ना। तो यहाँ पे हुआ देयर इज नो, ये एडजेक्टिव है। नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव से पहले वर्ब आती है, ये एक सीक्वेंस है। तो ये आपका नाउन की तरह यूज हुआ है। देखिए तीनों सेंटेंस इसी टाइप से लिखे हुए हैं। देयर इज नो आंसर डैश माई क्वेश्चन, ही डिड नॉट आंसर डैश माई क्वेश्चन, ही डिडंट रिप्लाई डैश माई क्वेश्चन, ठीक है। तीनों थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा है, लेकिन इसमें कौन सा गलत है कौन सा सही है ये आपको ध्यान देना है। डन। तो यहाँ पे जब आपको पता रहेगा कि वर्ड जो है ये आंसर रिप्लाई, ये वर्ब की तरह यूज है कि नाउन की तरह, तभी आप preposition लगाएंगे। ये फिलर्स की तरह मैंने लिखा है, जैसे मैं आपको 4 ऑप्शन देती हूँ, यहाँ पे टू आता है, इन आता है, एट आता है, ऑफ आता है, फॉर आता है, ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो आपको पता करना है कि कौन सा आना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया देयर इज नो आंसर, पहले आपका ये वर्ब हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ, ये आपका क्या है, नाउन हो गया। तो जब भी बच्चों आंसर आपका नाउन की तरह यूज होगा तो preposition लगेगी टू, ठीक है। देयर इज नो आंसर टू माई क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ही डिडंट, यहाँ पे जो है ये वर्ब है, और यहाँ पे जब इसके बाद जब आपका ये होता है मेन वर्ब होती है डिडंट, तो उसके बाद जब कोई वर्ड आएगा तो वो क्या लेगा, एक वर्ब ही लेगा। उसने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, क्या नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, तो ये एक वर्ब है। तो मैंने आपको बताया जब भी आंसर आपका वर्ब की तरह यूज होगा तो कोई preposition नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे कोई preposition नहीं यूज होगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए पूरा सेंटेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे वर्ड आ गया रिप्लाई। अब यहाँ पे डिडंट रिप्लाई, ये भी वर्ब है, ठीक है। ही डिडंट रिप्लाई, तो लेकिन जब रिप्लाई तो वर्ब की तरह काम करेगा, लेकिन रिप्लाई एक वर्ब है, उसके साथ फिक्स्ड preposition लगाते हैं हम टू। तो आपने बच्चों देखा तीनों सेंटेंस सेम थे, लेकिन एक में वो आंसर आपका नाउन की तरह काम कर रहा है, एक में वर्ब की तरह काम कर रहा है, और उसी की तरह रिप्लाई एक वर्ड है जो वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो उसके साथ क्या preposition लगाएंगे। तो जब आपका आंसर नाउन की तरह काम करेगा तो आपको preposition टू लगाना है। अगर आंसर आपका वर्ब की तरह काम कर रहा है तो कोई आपको कोई preposition नहीं लगानी है। उसी के बाद रिप्लाई भी एक आपकी वर्ब है, अगर वो सेंटेंस में आती है तो उसके साथ फिक्स्ड preposition आप लगाएंगे टू, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरह। आप देखिए यहाँ पर दोनों सेंटेंस मैंने सेम लिखे हुए हैं, थोड़ा सा माइल्ड डिफरेंस है, वही आपको समझना है और उसी के अकॉर्डिंग preposition लगानी है। फर्स्ट सेंटेंस इज आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस, दूसरा है आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश कंडक्टिंग द प्रोग्राम सक्सेसफुली। अब इसमें डिफरेंस ऐसा क्या है कि दोनों में preposition अलग अलग लगेगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आपका कॉन्ग्रेचुलेटेड एक वर्ब की तरह यूज हो और उसके आगे सिंपल सेंटेंस हो हिज सक्सेस, ठीक है, तो आप preposition लगाएंगे ऑन।
कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ लगेगी प्रेपोजिशन ऑन, ठीक है। सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, उसकी सफलता पे मैंने उसको बधाई दी। लेकिन अगर कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद अगर जीरंड यूज हुआ है, ये क्या है, कंडक्टिंग आपका जीरंड है, ठीक है, जीरंड आपका है। अगर कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद जीरंड का यूज हुआ है तो प्रेपोजिशन हमेशा आपका फोर लगेगा कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर कंडक्टिंग द प्रोग्राम सक्सेसफुली, ठीक है बच्चों। तो इस वाले सेंटेंस में ये डिफरेंस है कि जब भी आपका कॉन्ग्रेचुलेटेड वर्ड यूज हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेटेड, ठीक है, तो जब भी आपका ये कॉन्ग्रेचुलेटेड वर्ब की तरह यूज होगा और सिंपल वर्ब के आगे सिंपल सेंटेंस दिया है तो आप प्रेपोजिशन ऑन लगाएंगे कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ। और अगर आपका कॉन्ग्रेचुलेटेड के आगे जीरंड यूज हुआ है तो उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद आपको प्रेपोजिशन फोर लगानी है। डन। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज he married Ritu, he got married dash Muslim girl, he was married a poor girl। अब ये तीन सेंटेंस ऐसे दिए और प्रेपोजिशन आपको बताई जाए कि आपको लगानी है ऑफ, आपको लगानी है इन, आपको लगानी है टू, आपको लगाना है नन। इनमें से चार प्रेपोजिशन में से आपको फिल करना है, ठीक है। तो अब इसमें अब आप फिट करेंगे ही मैरिड ऑफ रितु, ही मैरिड इन रितु, ही मैरिड टू रितु, ही मैरिड कुछ भी नहीं। तो ज़्यादातर बच्चे इसमें जो लगाएंगे डैम श्योर कि वो टू लगाएंगे, ही मैरिड टू रितु। लेकिन एक रूल है, वो ध्यान से समझ लीजिए, जब भी आपका ये मैरिड हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे कोई मेन वर्ब ना हो, ठीक है, ही के बाद सीधा मैरिड है, कोई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ना हो, तो यहाँ पे जब ये मैरिड वर्ड ऐसे आए तो आपको सिर्फ कोई प्रेपोजिशन वहाँ पे नहीं लगानी है, ठीक है। तो ये सेंटेंस सिर्फ ऐसे बनेगा, ही मैरिड रितु, बस। अगर आपका मैरिड कोई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पहले नहीं ले रहा है तो उसके आगे कोई प्रेपोजिशन आपका नहीं लगेगा। अगर सेंटेंस में जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया या मेन वर्ब दिया, ही गॉट मैरिड डैश अ मुस्लिम गर्ल, ही वॉज मैरिड डैश अ पुअर गर्ल, जब भी आपका मैरिड से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आए तो आप प्रेपोजिशन लेंगे टू। ही गॉट मैरिड टू अ मुस्लिम गर्ल, ही वॉज मैरिड टू अ पुअर गर्ल। समझ आया? तो आपने ये ध्यान देना है कि मैरिड के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं है, डायरेक्ट मैरिड है तो जनरल सेंटेंस दिया है तो आप कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। मैरिड से पहले हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है तो आप प्रेपोजिशन लगाएंगे टू। डन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज अ टीचर डैश इंग्लिश, ही इज अ प्रोफेसर डैश इंग्लिश, ही इज अ लेक्चरर डैश इंग्लिश। अगर सेंटेंस ऐसे है तो इनमें क्या डिफरेंस है कि टीचर प्रोफेसर लेक्चरर दिया हुआ है और सब में जो किसका है, इंग्लिश का है, तो क्या प्रेपोजिशन लगाएंगे? तो ये डिफरेंस आज आप समझ लीजिए। जब भी आपका ऐसे हो, ही इज अ टीचर कि कोई भी सब्जेक्ट का हो तो आपकी प्रेपोजिशन लगेगी ऑफ। ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ही इज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। बट लेक्चरर ऑफ इंग्लिश नहीं होता है, लेक्चरर इन इंग्लिश होता है। यही तीनों में डिफरेंस है। टीचर और प्रोफेसर सेम आएंगे, टीचर ऑफ इंग्लिश, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, बट लेक्चरर ऑफ इंग्लिश नहीं होता है, लेक्चरर इन इंग्लिश होता है। बस यही डिफरेंस है इन तीनों में। अपनी कॉपी में सारे सेंटेंसेस नोट करके ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या क्या डिफरेंसेस बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने आपको जो पहली वाली वीडियो थी उसमें वर्ड डाला था एम्फेसाइज और स्ट्रेस, ठीक है। एम्फेसाइज और स्ट्रेस बोथ आर सेम, दोनों का मीन्स होता है दबाव डालना, ठीक है। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जब भी ये वर्ड्स आपके नाउन की तरह काम करेंगे तो अलग वर्ब प्रेपोजिशन यूज होगी और अगर वर्ब की तरह करेंगे तो कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा। अब आपको सेंटेंस के थ्रू समझना है कि क्या प्रेपोजिशन आप लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, ही एम्फेसाइज्ड सब्जेक्ट है, उसके बाद तो वर्ब ही चाहिए ना, तो ये एम्फेसाइज्ड वर्ब की तरह यूज हुआ है। ही एम्फेसाइज्ड दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। मैंने बताया एम्फेसाइज जब वर्ब की तरह काम करेगा तो कोई प्रेपोजिशन आपको नहीं लगाना, तो यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। ही एम्फेसाइज्ड दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। नेक्स्ट देखिए, ही लेड, यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम किया है, उसके वर्ब के आगे तो चाहिए क्या, नाउन चाहिए, तो ही लेड एम्फेसिस, ठीक है, डैश द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। तो यहाँ पे जब आपका एम्फेसिस नाउन की तरह काम करेगा तो आप प्रेपोजिशन लगाएंगे ऑन। ही लेड एम्फेसिस, उस पर दबाव डाला गया, द ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। जब आपका प्रेपोजिशन
की तरह, जो ये आपका एम्फेसिस है नाउन की तरह काम करेगा तो उसमें प्रेपोजिशन आप ऑन ही हमेशा लगाएंगे, और वर्ब की तरह करेगा तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। सेम यही रूल आपका स्ट्रेस में भी है, क्योंकि दोनों का मीन सेम ही है। स्ट्रेस भी जब आप वर्ब की तरह यूज करेंगे तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, स्ट्रेस आपका नाउन की तरह काम करेगा तो आप उसके आगे प्रेपोजिशन ऑन लगाएंगे, क्योंकि दोनों का मीन सेम ही है। तो देखा बच्चों आपने कैसे डिफरेंस होता है जब आप किसी वर्ड को पढ़ते हैं और उसमें सेंटेंस में वो वर्ब की तरह वर्ड काम करे या नाउन की तरह। तो इसके लिए पहले जरूरी है कि आपको ये समझना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, मैं कहूँगी कि कैसे सेंटेंस में वो वर्ड वर्ब की तरह काम कर रहा है कि नाउन की तरह। पहले आप यही समझेंगे तभी आप कर पाएंगे। आपने देखा होगा इस सेंटेंसेस में कि वर्ड्स जो है वर्ब की तरह भी काम कर रहे हैं, नाउन की तरह भी। इसके लिए आप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से आपको क्या होगा कि आपके सेंटेंस में आपको एक लय बन जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे सेंटेंस में कहाँ पे एडजेक्टिव यूज होता है, कहाँ पे आर्टिकल यूज होता है, कहाँ पे वर्ब यूज होती है, कहाँ पे नाउन यूज होता है। तो इससे आपको क्या है सीक्वेंस पता चल जाएगा। अब उसके पढ़ने के बाद आपको जब पता चल गया कि ये नाउन की तरह यूज हुआ है कि वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो आप ये वीडियो देखिए, आपको फिर ये वर्ड पता चल जाएगा कि जब वर्ब की तरह है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते, नाउन की तरह है तो क्या प्रेपोजिशन लगाते हैं। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है। अभी तक हमने पहली वीडियो में प्रेपोजिशन की पढ़ा कि किन वर्ड्स के आगे कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। इन सेंटेंसेस में हमने पढ़ा कि वही वर्ड जब आपके नाउन की तरह काम करेंगे तो क्या प्रेपोजिशन लगेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ फिक्स्ड होती है कि प्रेपोजिशन आपने लगानी ही लगानी है। ठीक है, उन्हीं के जैसे सेम और वर्ड्स होते हैं, उनका भी मीन्स होता है लेकिन उनके आगे नहीं लगानी होती है। तो यही सब हम लोग ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।